वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। यस सर। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है साफ साफ। ओके क्लास, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया सर था कि आपका अब हमारा चेहरा आखिरी उल्टा सेक्शन स्टार्ट सर हो। आपकी शक्ल उल्टी आ रही है। सर आपकी स्क्रीन उल्टी आ रही है। क्या किस पे उल्टी आ रही है? स्क्रीन पे। अबे सर उल्टे खड़े हैं। टैलेंट्स भाई, टैलेंट्स। सर हाँ ये आपका कैमरा उल्टा हुआ है। हाँ ये पता नहीं क्या हुआ। यस सर। सर क्या बोल रहे हैं? मैजिक। जी सर, ये उल्टा है, ये इसको सीधा भाई- करेंगे। भाइयों सब अपने अपने फोन उल्टे कर दो, सर सीधे हो जाएंगे। लैपटॉप कैसे उल्टा करें? अबे तुम उल्टी हो जाओ ना। क्या जबरदस्त आर्ट है ये। उल्टी की बात क्यों चल रही है? ये ये उल्टा शरीर है ना, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये उल्टा आ क्यों रहेगा, ये समझ नहीं आ रहा। भरोसा, तुम हैंड स्टैंड कर लो। चलो खैर, मुझे देखना कोई इतना जरूरी नहीं है, तुम लोग ना देखो तो भी कोई मसला नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं सर होता। मेरा दिन नहीं गुजरेगा सर, क्या बात कर रहे हैं? सर वो फिर फील नहीं आती ना, कोई सामने से सिर्फ आवाज आ रही हो और तस्वीर ना आ रही हो, फिर नहीं अच्छा लगता। जी सर आप बात सही कह रहे हैं। नहीं, तस्वीर ऊपर से आ रही है और उल्टी आ रही है। भाई तो अब मैं क्या करूं, ये नहीं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो सर स्टॉप कर। हाँ सर, स्टॉप करके दोबारा रिस्टार्ट करें। या सर कैमरा की सेटिंग में जाएं। ओह मैन, अब देखो, अब सीधी हुई। अब तो आ ही नहीं रही है सर, ब्लैक होल आ रहा है सर। ब्लैक आ गया सर, ब्लैक। सर सर आई कांट सी एनीथिंग। फिर नो उल्टी सर, है। अभी भी उल्टी है। चलो सर खैर अभी भी है, उल्टी है। खैर है, खैर है, खैर है। मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे। यस मैंने सर, तो दोबारा ज्वाइन मैंने करते हैं सर। तो मैंने फोन उल्टा कर दिया, मुझे अब प्यारे से नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू सर आपकी तबीयत खराब लग रही है। नहीं सही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ना करे। अच्छा जी, स्क्रीन मैंने शेयर करा दी है, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो था यहाँ तक आ गए थे हम, ये। सर ये वाली फाइल LMS पे अपलोड की हुई है? जी हाँ, व्हाट्सएप पे LMS, भेजिए सर। जी हाँ LMS पे अपलोड ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा जनाब, यहाँ तक हम आ गए थे। हमने ये देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि probability of A given that B
बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको हम जो पढ़ते हैं ना, इसका मतलब होता है ए गिवन दैट बी। ए गिवन दैट बी, इसको हम समझने के लिए अगर कहें तो हम इस तरह कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि बी इवेंट अकर हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज अकर्ड। ठीक है, तो इससे हम एक प्रिंसिपल ये निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस लॉ को हम मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल दिए इन्होंने, अ बॉक्स कंटेन 15 आइटम्स। एक बॉक्स है जिसमें कितने आइटम्स हैं, 15 आइटम्स हैं। ठीक है, और इस तरह है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 15 है, 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, 11 गुड। तो 2 आइटम्स आर सेलेक्टेड, 2 आइटम सेलेक्ट किए हैं उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड एंड द सेकंड इज डिफेक्टिव। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जाहिर है सेकंड जो डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, गुड वाली की ज़्यादा होगी, लेकिन एक दूसरे पे कंडीशन होंगे। यानी आप ये समझे ना कि एक तरह से ये एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे आइटम्स पड़े हैं। ठीक है, कुछ गुड है कुछ डिफेक्टिव है, आप हाथ डाल के इसमें से निकालेंगे इसमें से कुछ, तो गुड की भी प्रोबेबिलिटी होगी, बैड की भी है, डिफेक्टिव की भी। डिफेक्टिव की डेफिनेटली कम होगी। तो हम ये कहते हैं कि लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट। कौन सा इवेंट? दैट द फर्स्ट आइटम सिलेक्टेड इज गुड, पहला आइटम सिलेक्टेड गुड है। तो ये याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेफिनेटली ग्रेटर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। व्हाट इज बी? बी डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम के अकर होने का इवेंट है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट इवेंट ए इंटरसेक्शन बी बाय द रूल ऑफ दिस। ये अभी जो मैंने ऊपर बताया है आपको। अब मैं देखें इस तरह बताऊंगा, डिफेक्टिव आइटम 4, गुड आइटम 11, टोटल आइटम 15। ठीक है, अब इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहता हूँ कि ऑल आइटम्स आर इक्वली लाइकली टू चूज देम। कोई बायसनेस नहीं है, आप जो सभी आइटम निकालना चाहेंगे वो आ सकता है हाथ में। आपने ये किया कि 11/15 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी गुड आइटम की। ठीक है, गुड की। अच्छा, गिवन दैट ए हैज अकर्ड देयर रिमेन 14 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। अब आपने क्या किया, ये जो निकाला था ना, ये गुड आइटम आ गई, तो 15 में से एक निकल गया एक तरह से, तो अब 14 आइटम रह गए। 14 आइटम रह गए, इसमें 4 डिफेक्टिव हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव आइटम आफ्टर अ गुड आइटम हैज बीन सिलेक्टेड इज 4/14। तो बी की प्रोबेबिलिटी जबकि ए इवेंट अकर हो चुका है, वो क्या रह गई 4/14। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले था 1/15 और फिर अब 4/14 रह गया, क्योंकि 4 डिफेक्टिव आइटम है और एक इसमें से गुड आइटम निकल चुका है, तो ये 14 रह गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन लॉ इसके बराबर हुआ, तो दैट इज 0.16। ये हमने वैल्यू रख दी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों को जब कैलकुलेट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.16 आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी दोनों की अब 0.16 आ रही है। ठीक है जनाब, अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जनाब, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ शेयर करो। अब आ गई होगी। सर ये कोई बैटमैन बन के क्लास में आ गया है। क्या करो? बैटमैन आ गया सर क्लास में, कोई चैट में देखें, कोई बैटमैन बन के आ गया है। तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है? अब ये बताओ। जी सर नज़र आ रही है। आ रही है सर। बस सही। वो बैड मैन आ रहा हो, गुड मैन आ रहा हो, छोड़ो तुम उसको, क्या करना है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बेटा। तुम्हें कह रहा है ये बैटमैन आ गया। ज्वाइन किया है तुमने अभी? सर मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ वही कह रहा हूँ, लेट ज्वाइन किया है तुमने। अच्छा जनाब, सर वो मैं लंच कर रही थी। चलो अब देखो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट से स्टार्ट करते हैं। अब्बास, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? बस बस हो गया है। हाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर एक इवेंट जो दूसरी इवेंट पर डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पर? सर जैसे अगर डाइस रोल करें तो अगर पहली बारी में 2 आया तो दूसरी बारी में कोई भी आ सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। और 2 खुद भी आ सकता है, जी। और वो किसी को अफेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। अच्छा, ये एग्जांपल देखो। A bag contains 10 white and 3 black balls. सपोज करो एक बैग है, उसमें उसमें तुम्हारे पास 10 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, मिक्स है। एक और बैग है, उसमें 3 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 balls आर ट्रांसफर्ड। ये बैग ए है एक तरह से, ये बैग बी है। इसमें से कोई 2 बॉल उठाई और ट्रांसफर कर दी बैग बी के अंदर, एंड देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर, और एक बॉल और निकाल ली। ठीक है, इसमें से एक बॉल और निकाल दी, 2 इसमें ट्रांसफर कर दी, यानी इसके अंदर अब एक तरह से 10 बॉल्स हो गई और इसमें 12 रह गई, क्योंकि एक इसमें से तुमने और निकाल ली है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइट बॉल? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये वाइट बॉल होगी? अब देखो, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाया हमने। नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए। बैग ए के अंदर कितनी बॉल्स थी? 10। 10 कौन सी? वाइट। नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए कितनी थी? 3। कौन सी? ब्लैक। बैग बी में 3 और 5, वाइट और ब्लैक। टोटल आपके पास 8 हो गई, टोटल आपके पास 13 हो गई। अब गौर से देखना मैं क्या करूंगा। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ट्रांसफर टू द सेकंड बैग। पहला इवेंट आपने लेट A1 कह दिया इसको, एक तरह से। A1 be the event 2 balls are drawn from the first bag and transferred to the second bag. Then A can occur in the following 3 mutually exclusive ways. ये A इवेंट किस तरह से हो सकता है? तुमने जो 2 बॉल्स निकाली हैं तुम्हें नहीं पता, हो सकता है वो दोनों वाइट हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, और हो सकता है कि एक ब्लैक हो और एक वाइट हो, ब्लैक हो और एक वाइट हो। तो हमने ये कहा कि इवेंट बना देते हैं। A1 हमने इवेंट कह दिया कि 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड टू द सेकंड बैग। A2 हमने कह दिया 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। A3 हमने कह दिया 2 ब्लैक बॉल्स।
1 1 और 2 white balls. The total number of ways in which 2 balls can be drawn out of a total of 13 balls is 13C2. ठीक है? A total number of ways in which 2 white balls can be drawn out of 10 white balls is 10C2. ठीक है? तो probability of A1 first event की probability 10C2 divided by 13C2. So that is 45 by 78. फिर उसके बाद यानी ये था बोथ वाइट बॉल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमने कैलकुलेट कर लिए बोथ वाइट बॉल्स के लिए फॉर बोथ वाइट बॉल्स। फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 के ऊपर, 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। टोटल वाइट बॉल्स कितनी है 10, उसमें से कितनी ड्रॉ हो गई 1। टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है 3, उसमें से कितनी ड्रॉ हो गई 1। तो 10C1 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 13, कितनी ड्रॉ हो रही है 2। टोटल बॉल्स कितनी ड्रॉ हो रही है 2, इसको समझिएगा। सेकंड ये है कि 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो टोटल हमने कहा 13 है तो पहले वाइट बॉल की निकालते हैं। तो ये वाइट बॉल की हमने निकाल दी। वाइट बॉल का मतलब A1 A2 इवेंट के लिए वाइट बॉल। तो 10C1 10 टोटल बॉल्स है वाइट और 1 ड्रॉ की। फिर ब्लैक कितनी है 3 है, 1 ड्रॉ की डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स 13 थी और ड्रॉ कितनी हुई है 1 वाइट और 1 ब्लैक हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो 13C2 दैट इज 30/20 30/70 है। तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, probability that 2 black balls are selected। दोनों बॉल्स जो सिलेक्ट हुई वो बोथ ब्लैक्स हैं, 2 ब्लैक। तो टोटल बॉल्स कितनी थी 3 थी ब्लैक और उसमें से सिलेक्ट कितनी हुई 2, 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 13, कॉम्बिनेशन ड्रॉ कितनी हुई है 2, तो 3/70 है। अब हम दोबारा से अगेन टेबल बनाएंगे। After having transferred two balls, from the first bag, the second bag contains। जब 2 बॉल सेकंड बैग में आ गई तो सेकंड बैग में क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि 5 वाइट बॉल्स हो और 5 ब्लैक बॉल्स हो। इफ 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, तो वाइट के लिए आपने बैग ए में से 2 माइनस किया दैट इज 8 और बैग बी में 3 थी वाइट बॉल्स उसमें 2 प्लस कर दिया दैट इज 5। ब्लैक कोई भी ट्रांसफर नहीं हुई है, बैग ए में 3 है बैग बी में 5 है। बैग ए में से 2 बॉल्स ट्रांसफर हो गई तो 13 - 2 दैट इज 11 और बैग बी में ट्रांसफर हो चुकी है, बैग ए से ट्रांसफर हो गई बैग बी में ट्रांसफर हो गई तो 8 + 2 दैट इज 10। ठीक है, अब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अपॉन इवेंट A1, वाइट अपॉन इवेंट A1 मेरा मतलब समझिएगा इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या है जबकि A1 हो चुका है। A1 का मतलब दोनों वाइट बॉल्स ट्रांसफर हो चुकी हैं, दोनों वाइट बॉल्स ट्रांसफर हो चुकी हैं, ये हो चुका है दैट इज 5/10। ठीक है, अच्छा जनाब 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दूसरी कंडीशन कहता है 4 वाइट बॉल्स हो और 6 ब्लैक बॉल्स हो। तो इफ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, तो फिर दोबारा अगेन आपने ये टेबल बनाया 10 - 1 3 - 1 13 - 2। 10 - 1 क्या है, एक वाइट बॉल ट्रांसफर हो गई, एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई तो 7 रह गई और ये 2 रह गई। ठीक है, तो 13 - 2 दैट इज 11 और इसमें एडिशन हो गया उन्हीं का जो ऐड हुई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट विद रिस्पेक्ट टू A2 का मतलब मालूम है क्या, एक वाइट बॉल एंड एक ब्लैक बॉल। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं 3 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स का मतलब पहले तो आपने टोटल बॉल्स लिख दी। 3 वाइट का मतलब 3 - 2
और अगर वो दो बॉल्स ड्रॉ हो गई तो सर 5 ये प्लस 2 थोड़ा 7 हो गया। थोड़ा रिपीट करा दें, ये पॉइंट समझ नहीं आ रही मुझे। सेम सर। नॉट सेम। बट देखिए सेम हियर। देखिए कंडीशंस बता रहे हैं। सर 10 कहाँ से आया वो समझ नहीं आया। ये ऊपर गिवन था ना हमारे पास के टोटल बैग में 10 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक सर बॉल्स नहीं, हैं। मैं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ। दिस वन नो सर, द 4/10 वाला, A2 वाला। A2 वाला, A2 इवेंट को कहा है ना उन्होंने, A2 ये इवेंट ऊपर हाँ तो डिफाइन। सर इसमें 4 और 10 कहाँ से आया? 4 तो वाइट का है ना, बट 10 कहाँ से आया? 4 वाइट का नहीं है, ओ 4 ब्लैक अच्छा। वाइट बॉल्स का बी बैग के अंदर है। है सर अरे आप बेटा इसके बाद एक दफा क्वेश्चन वापस से दिखा सकते हैं? ये सर लो, जल्दी से थोड़ा ऊपर से रिपीट कर दें प्लीज। ये लो, हाँ सर, सर बहुत सर यही। कंफ्यूजिंग हो गया बहुत। ये इवेंट पढ़ लो। A2 उसने क्या कहा था, 2 वाइट बॉल्स को ट्रांसफर हो गए, और A1 ये कहा था, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और A2 उसने क्या कहा था, 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर टू द सेकंड बैग। A3 उसने कहा था 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। एक काम करो, सर हमें किस चीज की एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि केस समझ लेना क्या है। आपके पास दो सर बैग्स आपकी हैं, आवाज कट रही है। आपके पास दो बैग्स हैं, दो बैग्स हैं, एक सर तो में ऐसे नहीं कर सकते कि अगर पहले वो है कि फॉर एग्जांपल पहले बैग में से दो वाइट बॉल्स निकाली हैं, तो 10/13 इंटू 9/12, और फिर दूसरे बैग में टोटल 10 हो जाएंगी और टोटल वाइट बॉल्स 5 हो जाएंगी, तो इंटू 5/10। नहीं तो एक वक्त में हमने ये तो नहीं किया ना कि एक दोनों ब्लैक वाइट बॉल्स आ जाएंगी। सर फिर हम उसमें ऐड कर दें कि एक वाइट एक ब्लैक, और उस प्रोबेबिलिटी में दो ब्लैक की ऐड कर दें, नहीं, हम ऐसे हम कर तो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना, जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ी है अभी। असल में मकसद ये है इनका कि आपने बॉल जब ट्रांसफर की तो सिर्फ ट्रांसफरेंस पे क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने ब्लैक और वाइट बॉल्स बैग ए में से बैग बी में ट्रांसफर कर दी, तो उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी, इसके बाद एक और बॉल निकाली, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल होगी, ये सर निकालना तो है। वो ये हो गया ना, पहले 10/13 करा कि ट्रांसफर करी पहली, फिर 9/12 करा दूसरी ट्रांसफर करी, और बैग बी में से वाइट बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। बैग बी में तो से हम निकाली उसको नहीं उन्होंने, अकाउंट में बैग लेते ए में रहे। से निकाली है ये आखिरी बॉल भी। सर बैग बी में डाल दी एक, तो 10/13, एक वाइट बॉल डाली, दूसरी वाइट बॉल डाली 9/12, फिर जब बैग बी में से एक वाइट बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, हम प्रोबेबिलिटी के लॉ को फॉलो करते हुए जाएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया था ये पूरा, आप उसको समझे। आप अपने पास कैलकुलेट कर लें, ये जो बात आप कह रहे हैं आप देख लीजिएगा, आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि हम वहाँ प्रोबेबिलिटी के उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे जो सर कहते सेम हैं। आ रहा है आंसर। तुमने कैलकुलेट करके देखा है? यस सर, 0.56576 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो, मतलब अब ये प्रोसीजर है, मुझे देखना पड़ेगा। मैं तो उस लॉ को फॉलो करते हुए करवा रहा था कि जिसके तहत हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन आपने तो देख लिया। अब मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि हम टेबल्स को रीअरेंज करेंगे कि जो बॉल्स ट्रांसफ़र हो गई हैं उन बॉल्स को माइनस करके और फिर मेंशन करेंगे। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर दोबारा से दिखा दें, तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ खाली कि A1 का मतलब 2 वाइट बॉल्स, A2 का मतलब 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, और A3 का मतलब 2 ब्लैक बॉल्स। ये हमने कंडीशन बताई। पहले ये इवेंट अगर होंगे तो उसके बाद हम आखिरी वाले इवेंट पे जाएंगे, और वो ये कि 1 वाइट बॉल और हम निकाल रहे हैं। तो A1 के लिए मुझे ये बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है। A1 का मतलब है दोनों वाइट बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे आपके पास? 30।
टोटल नंबर ऑफ बॉल 13 थे, कितने ड्रॉ कर लिया आपने? 2 ड्रॉ कर लिए, तो 13 कॉम्बिनेशन 2 ही निकालेंगे ना, और क्या करेंगे? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने थे? 10। 10 कॉम्बिनेशन कितने ड्रॉ कर रहे हैं? 2। तो अब हमने वाइट बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल ये किया, तो 45/78। तुम्हारा आंसर इसी से आ रहा है 0.76 जो तुम बता रहे हो। यस सर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो गया। ये तमाम बच्चे जो अभी कंफ्यूज हो रहे थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका क्या है A1 इवेंट का। A1 का मतलब दोनों वाइट बॉल्स, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। A2 क्या है? 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, तो 10C1 3C1 डिवाइडेड बाय 13C2 दैट इज 30/78। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 दोनों ब्लैक बॉल्स 3C2 डिवाइडेड बाय 13C2 3/78। बस ये तीनों इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब देखिए, आफ्टर हैविंग ट्रांसफर्ड 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग द सेकंड बैग कंटेन्स, तो अब वो सेकंड बैग कंटेन्स जो कर रहा है ना, वो ये है, ये दो माइनस कर दिया इसमें से वाइट बॉल के लिए, ब्लैक बॉल एज इट इज रहेंगी, तो टोटल ये टेबल बन गया। अब इस टेबल में मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन अगर है तो। क्या कंफ्यूजन है? 2 बॉल्स ड्रॉ किए ना हमने, और ये असम्पशन के साथ किए कि 2 और बॉल्स। इस टेबल में कंफ्यूजन नहीं है, तो उसके बाद बाकी है उसमें है। यहाँ पर इसने कंडीशंस देना शुरू कर दी ना कि अगर हमने जो ड्रॉ की है, तो यहाँ इसने अब ये बताना शुरू किया कि भाई 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स इफ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल वाली अगर कंडीशन है, यानी ये एक तरह से क्या है, ब्लैक में 5+1 equals to 4 क्यों लिखा हुआ है? 5+1 6 होगा, 4 नहीं होगा, ये है बस इसमें कंफ्यूजन। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इन कंडीशंस को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक काम करें, कंफ्यूजन रेज करने के बजाय इसको रोक दें। मैं इस पर एक और सिंपल सी एग्जांपल बना के फिर इसी एग्जांपल की एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा। बस यहाँ तक रोक दें आप। यहाँ तक तो क्लियर है ना? इस स्टेप तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इस स्टेप तक क्लियर है ना यहाँ पर सबको? यस सर। बस इस स्टेप के बाद के जो 2 ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस को, दोनों प्रॉब्लम्स को रोक देते हैं। और वैसे तो यार बहुत सिंपल है, फिर भी मैं ये बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ओवर A3 और फिर प्रोबेबिलिटी लॉ जो था, हम अगर इसको अप्लाई कर दें तो ये निकल आएगा, लेकिन मैं इसको बना के आपको भेज दूंगा। यहाँ पर अभी मैं इस वक्त इसके ऊपर मजीद डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप लोगों का कन्फ्यूजन पॉइंट क्लियर नहीं होगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक प्रॉब्लम बना के आप लोगों को इसको भेज दूंगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, समझा दूंगा मैं इसको। ठीक है जनाब, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ आते हैं। यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये है कि 2 इवेंट्स A एंड B इन द सेम, ये समझ में आ गई ना बात? यहाँ तक इसको रोक दें, मैं इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? 2 इवेंट्स A एंड B आर इन द सैंपल स्पेस S आर डिफाइंड टू बी इंडिपेंडेंट और स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी दैट वन इवेंट अकर्स इज नॉट अफेक्टेड। जैसे अभी बच्चे ने बताया था कि अफेक्ट नहीं कर रही हो दूसरे को, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको समझ लो। देखो यहाँ जो ये बात कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि B इवेंट अकर हो चुका है। अगर B हो चुका है तब तो लाजमन A अकर होगा ना। B इवेंट अकर हो चुका है, तो अब बचेगा क्या? A इवेंट बचा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि B इवेंट तो हो चुका है, अब तो सिर्फ A इवेंट रह गया, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर होगा। इसी तरह B इवेंट हो चुका है, A इवेंट हो चुका है, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A अगर निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
इसको हमने ये कहा कि कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, मैं ऑफिस में हूँ बेटा, मेरी क्लास हो रही है। मैं क्लास के बाद आपको फ़ोन करता हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है, मैं आप ठीक है, ओके जी, सॉरी। अच्छा, इसको जो है ना, ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये डेरिवेशन समझ लें इसको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी बराबर था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक तरह से ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये जब हम दोनों इक्वलाइज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए बराबर होगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्पेशल केस है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसका रैशनल हमने डिफाइन कर दिया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इस कॉरोलरी को हम यूज़ करते हुए ये बताते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, 2 फेयर डाइस, 1 रेड एंड 1 ग्रीन आर थ्रोन। Let A denote the event that the red dice shows an even number and let B denote red die में even number आएगा, 2 4 6 आ जाएगा, and B denote the event that the green die shows a 5 or 6। ग्रीन डाई के ऊपर या तो 5 आएगा या 6 आएगा। शो दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, शो करें। आपने ये पूरा सैंपल स्पेस बनाया 36 इवेंट्स के ऊपर। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, वॉट एवर। सो ये आपको मालूम है सैंपल स्पेस कैसे बना। इस सैंपल स्पेस के बाद अब आप ये कहते हैं कि ए रिप्रेजेंट्स द इवेंट दैट रेड डाई शोज एन इवन नंबर। ए इवेंट कह दिया आपने कि रेड डाई क्या करे, शो करे इवन नंबर, यानी कि 2 4 6। और बी रिप्रेजेंट करे इवेंट जो कि ग्रीन डाई, बी इवेंट वो होगा जिसमें कि ग्रीन डाई शो करे या तो 5 या फिर 6। ठीक है, तो अब देखिए ए 6 है ना, 6 एक तरह से इवन नंबर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। Therefore A intersection B represent the event that red die A represent the event that red die shows an even number। तो probability of A is equal to red die क्या शो करे, even number। even number कौन कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और टोटल 6 होंगे, तो 3/6। बी हमने रिप्रेजेंट किए इवेंट को जो ग्रीन डाई शो करे 5 या 6। तो 5 और 6 दो इवेंट है, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। नाउ इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जॉइंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको, क्यों जॉइंट इवेंट एक बन रहा है ना, 6 बन रहा है, 6 इवन भी है और 6 दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर भी है। तो इसको हम ये कहते हैं कि द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज दैट इन ऑल देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम। सही है, अब हम इसका पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे और वो इवेंट उठाएंगे जिसमें जॉइंट इवेंट बन रहा हो। ठीक है, जॉइंट इवेंट। तो अब जॉइंट इवेंट कंटेन्स ओनली 6 आउटकम्स ऑफ द 36 पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से, 2 और 5, 2 इवन नंबर और ये इवेंट ए का हो गया, और 5 इवेंट बी का हो गया। ठीक है, 4 इवन नंबर, 4 इज द इवन नंबर, सो it belongs to the event A, and 5 event B। 6 even number, 5। अच्छा, 2 even number, फर्स्ट इवेंट A का, ठीक है, और 6 इवेंट B का। 4 इवन नंबर, इवेंट A का, 6 इवेंट B का, 6 इवेंट A का, 6 इवेंट B का, तो ये टोटल 6 बन रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी 2/6। ये देखिए, ये ए की प्रोबेबिलिटी, ये बी की प्रोबेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केस जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट इवेंट का पढ़ा, दैट इज 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, दैट इज इक्वल टू 6/36। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी इवेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। टू एक्सप्लेन व्हाट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज वी नीड अ कंटिजेंसी टेबल। हम जैसे ऊपर टेबल नहीं बना रहे थे, उसी तरह का एक टेबल हम बनाएंगे जिसको हम कंटिजेंसी टेबल कहेंगे। A contingency table is a table in which we show the frequency for two variables। दो वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं इसके अंदर, ठीक है। One variable is used to categorize the rows and the other is used to categorize the column। Suppose a company specializes in training students to pass to the GED test। The company had 200 students last year। एक कंपनी है, उसने एक स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग किया टेस्ट, और कंपनी हैड 200 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। अब द फॉलोइंग कंटिजेंसी टेबल शोज, इसको हम बनाते हैं। तो ये बताया है इसमें, इसका मेल फीमेल, पास फेल, दोनों कंडीशन दो वेरिएबल्स की कंडीशन पास और फेल के मेल्स और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा, अब marginal probability पढ़ रहे हैं। We are trying to study the marginal probability, understand that we are trying to understand the concept of marginal probability। In the table above, the variable that categorizes row is the sex। This variable can be males or female। वेरिएबल को हम जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं, और द वेरिएबल दैट कैटेगराइजेस कॉलम इज द रिजल्ट। दिस इज वेरिएबल कैन पास और फेल। अब आप गौर करना इस पर। आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल्स अगर कैलकुलेट करें, दैट इज 200। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, दैट इज 200। द नंबर ऑफ फीमेल्स हु फेल्ड द जीईडी टेस्ट इज इक्वल टू द 30। अच्छा, now that you are understand what is the contingency table, what is the marginal probability। contingency table से क्या अंडरस्टैंड करते हैं और marginal probability क्या है। चार इवेंट्स हो सकते हैं, चार इवेंट्स हम डिफाइन करते हैं। कंटिजेंसी टेबल बनाए बगैर ये चीज डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट था, तो हमने कंटिजेंसी टेबल बनाया जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज को शो कर रहे हैं। पहली क्या है, पहला इवेंट स्टूडेंट मेल हो, सेकेंड इवेंट क्या है स्टूडेंट फीमेल हो, तीसरा इवेंट क्या है स्टूडेंट पास कर गया, चौथा इवेंट क्या स्टूडेंट फेल कर गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज फोर इवेंट्स, इन चारों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी या सिंपली प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। द फोर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या था, स्टूडेंट इज मेल, ये देखिए ऊपर दिया हुआ ये रहा, ये ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 102, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, दैट इज 0.5। स्टूडेंट फीमेल, पी ऑफ ए स्टूडेंट इज मेल। अब उसके बाद क्या बनाएंगे, अ स्टूडेंट इज फीमेल। तो फीमेल की कंटिजेंसी टेबल से वैल्यू देखेंगे, वो कितनी थी 98, टोटल कितने 200, दैट इज 0.49। तीसरे इवेंट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट हैज पास्ड, पास्ट कितने हैं 114 डिवाइड बाय 200, दैट इज 0.57। प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट हैज पास्ड, ये चौथा इवेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, ये चेंज कर लीजिएगा, ये स्टूडेंट हैज पास नहीं है, अ स्टूडेंट हैज फेल्ड होगा, ठीक है। तो 86 बाय 200, दैट इज 0.43। तो marginal probabilities are shown along the right side and along the bottom of the table। ये सारी probabilities हमने दे दी। 0.57 प्लस 0.43 करेंगे तो टोटल probability 1 आ जाएगी। इसी तरह probability of male और female की ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी। This is the marginal probability। These are the marginal probabilities। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने इसमें दिया है, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड का, ठीक है सर। जी बेटा। सर वो जब केस आता है कि आपका कहते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। जब आपका केस आता है कि स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम गिवन दैट मेल है,
तो हाँ वो वाला उसका भी सॉल्व करवा देंगे, लाइक वो कैसे होगा? यार फिलहाल तो अभी जो एग्जाम्पल मैंने कराई है ये देख लो, फिर मुझे उसका जो तुम कह रहे हो ना, तो वो मुझे लिख के भेज देना, मैं सर उसको उसका 56/86 होगा किसका सर। पास फेल वाले का। फेल के उल्टा होगा 46/114। सर नीचे आए जो टेबल दी हुई है सर, पास इंटरसेक्शन मेल होगा 46 और टोटल पास है 114, तो 46/114। ये वाला सर मैं जो उल्टे हो लेफ्ट गया। वाला कॉलम है। ये 114 की बात कर रहे हो? यस सर। सर उसने पूछा था कि वो गिवन दैट द पर्सन इज अ मेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस। तो इसका सर ये इंटरसेक्शन हो जाएगा कंडीशन पास और मेल का, तो वो 46 हो जाएगी इन दोनों की वो इंटरसेक्शन, और टोटल 114 है, तो 46/114। तो 46/114 की प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है? 46/114 की 0.403 404 404। यस ठीक है, इसकी करेक्शन कर लें इसकी। सर ये नहीं, ये वो क्वेश्चन अलग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन अलग था। आप सर बस ये आगे बढ़, सर ये इसके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। हाँ बिल्कुल। आप ये आप आगे क्वेश्चन बढ़ जाए, खैर हो गई, आप आगे बढ़। यस सर, आगे बढ़ जाएं सर। ये लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड की एक प्रोबेबिलिटी इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए दी है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर भी वही यार ये वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी पहले एक दफ़ा जब हमने कैलकुलेट किया था, तो ये उस तरह से कैलकुलेट हुई है रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज। एक यहाँ पर भी मेल और फीमेल है और लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड है, यानी वो जैसे यहाँ पास और फेल था, मेल और फीमेल था, इसी तरह यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया है। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये देखें, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, चले हम इससे एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि ऊपर वाला प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। यहाँ से देख लेते हैं। ये कुछ स्टैट्स दिए हैं उन्होंने, बस ये देख लें, मेल फीमेल लाइव बॉन्ड स्टिल बॉन्ड। ये स्टैट्स के बाद इवेंट्स देखें क्या बताते हैं। 4 पॉसिबल इवेंट्स हैं। मेल लाइव बर्थ, मेल स्टिल बर्थ, फीमेल लाइव बर्थ, फीमेल स्टिल बर्थ। इसको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं ना ऊपर वाले प्रॉब्लम से, सेम चीज़ है, बस वहाँ पास और फेल था, यहाँ लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इन्होंने रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड, टोटल वैल्यू से डिवाइड करके। ये काम हम पहले भी एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब the compound events male birth and still birth may be represented by the letter M and S. If M represents a male birth and S represents a still birth, we find that क्या मालूम करना है, n of M and S, A intersection B जिसे हम कहते हैं ना, तो M intersection S एक तरह से, तो वो 8609 divided by total number of males, ठीक है, तो that is equal to this। अच्छा, अब ये कहते सर हैं हमने एस से डिवाइड क्यों नहीं किया? एस से मुराद स्टिल बॉन्ड की बात कर रही जी है। सर, जी 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 जी। नहीं तो हम तो पहले इवेंट ए कैलकुलेट कर रहे हैं ना। इवेंट ए तो हमने मेल लाइव बर्थ कहा था ना, मेल लाइव बर्थ कहा था। ये देखिए ठीक है सर। 4 इवेंट्स हमने डिफाइन किए ना ये, ठीक है। तो अब असल में क्लासिफिकेशन डबल है ना, एक तो लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड की और एक मेल और फीमेल की। इसी तरह से ये हमने सेकंड वाला ये जो कैलकुलेट किया, तो द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ स्टिल बर्थ अमंग फीमेल्स इज 7796 डिवाइड बाय समथिंग, so that is 0.00224. These figures should be contrasted with the overall unconditional proportion of the still birth, which is 16405 divided by something. ये वैल्यू ऊपर गिवन है। अच्छा, बस इसी तरह आपने ये स्टिल बॉन्ड और लाइव बॉन्ड की ये वैल्यूज जो कैलकुलेट की हुई थी ये रखी, और मेल
लाइव बॉन्ड और मेल स्टिल बॉन्ड, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एक तरह से आप ये कह लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर से कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इसको ना। एक आखिरी टॉपिक हमारा है बेस थ्योरम का। शायद शायद करते हैं। सर जी बेटा, सर आपने लेक्चर 21 अपलोड किया हुआ है एलएमएस पे? मैं ये कर देता हूँ, ओके सर प्लीज, 20 थैंक तक यू। अपलोड किया हुआ, 21 में अपलोड कर देता हूँ। ये बेस थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखिए, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन शेयर, यार वो एग्जाम्पल जो अभी कंफ्यूज कर रही थी ना तुम लोगों को, जिसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था, वो मैं करके भेज दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक आखिरी हम बेस थ्योरम और देख लेते हैं। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो अभी हम पढ़ के आए ना ऊपर, ठीक है। तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही बनाएगा। क्या हम कहते हैं ना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी बराबर है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। जब हम ये कहते हैं तो इसको कह दो एक तरह से इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ ये बनाई है, ये देखिए, ये मैंने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, ये बात याद रखना, ये चीज़ और ये चीज़, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैंने यहाँ ये बताया कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है। मैंने एक तरह से इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे a गिवन दैट b डिवाइडेड बाय b गिवन दैट a हो गया, और राइट हैंड साइड पे ये पूरा एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a इसको सेपरेट कर लें, इसको, तो ये जो डिवाइड हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, ये यहाँ राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम बना ना, इस थ्योरम को असल में हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से बेस थ्योरम कहते हैं फॉर 2 इवेंट्स। अब देखो, इसको इस तरह से लेते हैं हम, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है, जबकि फेस अकर हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है, जबकि फेस अकर हो चुका है। तुम क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या है जबकि फेस अकर हो चुका है? तो एक तरह से ए और बी, तो ए गिवन दैट बी, ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो तुमने क्या कहा, फेस एक तरह से ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, सही है। फेस गिवन दैट किंग आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यानी कि ए, और डिवाइड बाय दिस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन दैट किंग का क्या मतलब है, और से समझना। फेस गिवन दैट किंग, तो ये इस एग्जांपल में थोड़ा सा ऑफ हो गया कि
कि प्रोवाइडेड कि हमने किंग उठाए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस हो, लेकिन किंग तो फेस ही होता है। हाँ, तो किंग और फेस की अगर जो प्रोबेबिलिटी है तो उसको उन्होंने क्या दिया है ये देखो ना। वो 1 हो जाएगी ना, सही है, ठीक है। फेस और किंग डेफिनेटली 1 हो गई ना ये प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब किंग की, खाली किंग की प्रोबेबिलिटी, तो किंग कितने होते हैं तुम्हारे पास? चार होते हैं ना, और टोटल यस सर, कितने में से होते हैं? 52 में से। 52। अच्छा, फिर ये वाली जो तुम्हारी बात थी ना कि सर इसमें पता नहीं क्या कहा था तुमने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो तुम कह रही हो ये तो ऑब्वियस है ना कि जो भी फेस होगा जबकि किंग आ चुका होगा, तो जो भी किंग आया होगा वो तो डेफिनेटली फेस होगा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना। ये तो डेफिनेट श्योर इवेंट है ना। यस सर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, फेस कितने होते हैं? फेस होते हैं 12, क्वीन, किंग, जैक, 3 3 6 9 3 12, हाँ, 4 कैटेगरीज होती हैं और 3 फेसेस होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 52। तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो ये चीज़ क्या बनेगी, 4/52 और 12/52। तो जो प्रोबेबिलिटी आई दैट इज 1/3। ये है, ये बेस थ्योरम की एप्लीकेशन थी एक तरह से। सर जी, आहिस्ता। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने बेस थ्योरम इस्तेमाल करना है? गिवन होगा ना, गिवन होगा आपके पास। बाय यूजिंग द बेस थ्योरम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज अकर्ड, इस तरह से। सर इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। सर डेरिवेशन एक दफा प्लीज फिर से समझा दे, वो मुझे समझ नहीं, आपने डिवाइड क्यों किया? बेटा मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना था ना, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास लिखा है 3x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं ले सकता? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y इक्वलाइज कर सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाई, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना ये जो मैंने बनाई है। इसी तरह यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बनाई, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मैंने जो बात बतानी थी वो सिर्फ एक बार बतानी थी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो तुम इस तरह भी कर सकते हो, सुनो मेरी बात, तुम यूं भी कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ आ गई। इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इसी तरह इससे कैलकुलेट करो, इस वाले से, ये इस वाले से यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, ये और ये बराबर है तो इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते, यानी इसको और इसको इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो बस इन दोनों को बराबर रख के हम इक्वलाइज कर देंगे। जब इक्वलाइज करेंगे तो ये थ्योरम ड्राइव हो जाएगा। दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज द बेस थ्योरम। इस बेस थ्योरम के ऊपर मैंने एक एग्जांपल लेके समझाई तुम्हें कि किंग और फेस के लिए अगर हम ये काम करें तो ये प्रोबेबिलिटीज की इस तरह से कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। सर एग्जाम में डेरिवेशन शो करनी होगी या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज करना होगा, डेरिवेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको डेरिवेशन से ही तो याद होगा कि पता चलेगा कि बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी है इन्होंने, दो छोटी छोटी एग्जांपल दी है, इसको देख लो। डेंजरस फायर एक इवेंट दे दिया है, आर रेयर 1%, स्मोक इज फेयरली कॉमन 10% ड्यू टू बारबेक्यूज एंड 90% ऑफ डेंजरस फायर मेक स्मोक। ठीक है, ये 3 इवेंट्स एक तरह से दे दिए हैं। तो अगर वो कहता है फायर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो जबकि स्मोक इवेंट अकर हो चुका है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनाएंगे आप अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर जबकि स्मोक इवेंट विद गिवन दैट फायर इवेंट अकर हो चुका है डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक। परसेंटेजेस जी जी इनको रख देंगे तो 9% परसेंटेज आएगी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं जो हम बेस थ्योरम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं, देख लें इसको।
ठीक है यार। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं एंड करता हूँ और ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम रह गया है, वो जो बच्चों ने सवाल किया था एक दो लोगों ने, उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका वीडियो भी शेयर करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक शो करेंगे। ये एलएमएस पे मैं 21 लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ। सर ये वाला जो टॉपिक है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्लीज भेज दें ताकि बेटा हम कल तो मैंने अपलोड किए हैं, कल अपलोड वो एलएमएस पे अपलोड नहीं हुएंगे, ये मैंने यहाँ अपलोड किए हैं। कहाँ अपलोड किए? जी ड्राइव पे शेयर करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा प्लीज। व्हाट्सएप पे है, कल ही व्हाट्सएप भेजा। पे लिंक भेजा हुआ है ना, अच्छा सही है, व्हाट्सएप पे लिंक भेजा सही है हुआ है सर, ना। थैंक यू। ठीक है, लेक्चर में एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ अभी, लेक्चर नंबर 21। बाकी व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेजा हुआ है, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। बस अब ये समझ लो कि आज हमने अपना जो प्रोबेबिलिटी का पहला सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। अब जो रिमेनिंग क्लासेज है हमारी, तकरीबन 8 क्लासेज हैं, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रोबेबिलिटी का दूसरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस सर कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, बाइनोमियल, नॉर्मल? बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, ठीक है, थैंक ओके यू। बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। ट्यूसडे को क्लास रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।